हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल क्लास फिजिक्स की। एक ऐसी क्लास जिसे आप पढ़ने के बाद 100% बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। ना ही इसमें न्यूमेरिकल करने हैं आपको, ना ही इसमें आर्टिकल करने हैं, ना ही किसी बुक की जरूरत है, ना ही किसी नोट्स की जरूरत है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप लिख दें, आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे फिजिक्स का डर बहुत बड़ा डर है और बच्चों के दिल में बैठा हुआ है। बहुत से बच्चों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, यह है तो बहुत कम है। उन्हें डर है कि किस तरह से पास होंगे। तो क्या करें, ये क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में 100% है। आप इनको नोट डाउन कर लें और जिस तरह से ट्रिक के साथ मैं बोलूं, विथआउट नोट्स विथआउट बुक के आप इनके इस तरह से आंसर निकाल दें, बोर्ड एग्जाम में लिखाएं, आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाएंगे। और जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है वो भी इन क्वेश्चन को क्या करें, नोट कर लें और इन्हें अच्छे से करके जाएं। सब क्वेश्चन थ्योरिकल है, ना ही न्यूमेरिकल है इसमें, ना ही कोई आर्टिकल है। अच्छे से आप इनको करके जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा डर होता है न्यूमेरिकल और आर्टिकल का। आप अच्छे से करके जाएं। और जिन बच्चों की तैयारी है और उनको रिवाइज करना है तो इन्हीं चैप्टर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत छोटी छोटी क्लासेस मैंने ली हैं और अच्छे से समझा रखा है। और इसके बाद कल आने वाली है हमारी जो क्लास है वो टॉपर बच्चों के लिए पूरे फिजिक्स से जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले 100% या जहां जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे सब मैं बताऊंगा। आप उन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को करके जरूर जाएं और आप कंप्लीटली पूरे का पूरा पेपर करके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं आज की क्लास को। बस क्या करना, बड़ा ही इजी मेथड है, पॉइंट टू पॉइंट में आंसर कराऊंगा इसके। बुक नोट्स कुछ नहीं, जैसा मैं बोलूँ वैसा लिख दो, अच्छे मार्क आ जाएंगे। पहले आता है हमारा चैप्टर, सबसे पहला 5-6 मार्क का इस चैप्टर से आता है। तो देखो क्या करना है, आपको कहीं से कुछ याद नहीं करना, बस आपको ये जो डायग्राम है वो देख लेना है। आपको बस 3 नाम याद करने, परमाणु, और ये नॉर्मली सबको याद भी होते हैं। क्या है, परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। आपको दिख रहा है, देखो लिखना कैसे, लिखने की आर्ट सीखो। बस हमें इतना बताया, बाकी कुछ याद नहीं किया, हम लिख सकते हैं इसको। आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, परमाणु है। आपको इसमें बीच में एक छोटा सा भाग दिख रहा है, उसे बोल रहे हैं हम क्या, नाभिक। और इसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और आपको दिख रहा है कि परमाणु क्या है, पूरा खाली है, खोखला, कुछ भरा हुआ थोड़ी है इसमें। तो आप इसको देख देख के आराम से लिख सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ याद नहीं करना। आपको दिख रहा है क्या है, आपको दिख रहा है परमाणु क्या है, पूरे का पूरा खाली है। तो पहला पॉइंट लिख देना, परमाणु खोखला होता है, खाली होता है। दूसरा क्या है, आपको दिख रहा है कि इसके केंद्र में छोटा सा भाग नाभिक होता है। आप ऐसे भी मतलब केंद्र में सिंपल भाषा में आ जाओ। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है परमाणु से नाभिक बहुत छोटा होता है। देखो परमाणु कितना बड़ा है, नाभिक कितना छोटा है, तो आपको लिखना है क्या, नाभिक परमाणु से बहुत छोटा होता है। और आपको क्या दिख रहा है, नाभिक पे क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज। तो आपको लिखना है कि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। और आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। बस बात खत्म, हो गया आंसर। इसमें कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का परमाणु के बारे में, आपको तो लिखता जाना है। परमाणु क्या होता है, परमाणु खोखला होता है, परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है, परमाणु पूरे का पूरा खोखला होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे रहते हैं। ऐसे करके लिख लिख के करना है, जैसे बायो में किया था। पहला क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। उसने बोला कमियां, तो कमियां क्या लिखेंगे, तो कमियां लिखने में क्या करोगे आप लिख दोगे रदरफोर्ड के मॉडल की क्या है कमियां। तो क्या, परमाणु स्थायित्व नहीं बताया। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लिख देना कि रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां, ये सही से परमाणु के मॉडल को नहीं बता पाया। और नंबर 2 में कि इसमें कुछ कमियां रह गई, ऐसे तो लिख सकते हो ना बना के, ऐसे लिख देना। फिर आता हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग की संरचना के लिए क्या ये सूचनाएं प्राप्त हुई। तो आपको क्या लिखना है, जो सैम पीछे लिखा था कि परमाणु, और परमाणु कैसा था, गोल था। तो परमाणु गोल होता है, परमाणु खोखला होता है, और इसमें एक नाभिक होता है, नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी बना के यहाँ पे भी लिख देना, कुछ याद नहीं करना। आप चलते हैं अगले पे। अगले पे क्या, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में क्या होता है, आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। एक क्या, ये तो आप ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे बीच में नाभिक होता है,
और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। बस ये याद रखना है, जहाँ पे ये घूमते हैं उसे कक्षा कहते हैं। जैसे आप हो ना, आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, कक्षा में पढ़ते हो, जिस तरह से आप अपनी कक्षा में रहते हो ये भी अपनी कक्षा में रहते हैं। और आप 12th कक्षा में हो तो आपकी 12th कक्षा क्या है? स्थायी कक्षा। आप घूमने के लिए 11th में जा सकते हो, 10th में जा सकते हो, लेकिन आपकी परमानेंट कक्षा क्या है? 12th है। इसी तरह से बस यहाँ पे 2-3 सिंपल सी बातें हैं। परमाणु अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है। क्या होता है? परमाणु अपनी, अगर ये भी याद नहीं रहे तो बस ये लिख देना है कि परमाणु क्या होता है। अभी तो पढ़ा था कि परमाणु अपनी कक्षा में नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है, तो आपको लिख देना है कि परमाणु अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है। और जो जिस कक्षा में आप हैं वो आपकी क्या है? स्थायी कक्षा, परमानेंट, आप पूरे साल उसी में, तो क्या होगा? जिसमें ये घूमेगा वही तो इसकी कक्षा होगी, तो लिख देंगे हम अपनी कक्षा में घूमता रहता है ये स्थायी कक्षाओं में। अब क्या होगा? ये जब यहाँ पे घूमता है अपनी कक्षा में, तो क्या ऊर्जा नहीं देता है, तो क्या लिखेंगे? अपनी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा नहीं देता है, या उन्हीं कक्षाओं में। आप सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है, बात खत्म। और आगे क्या होगा? ऊपर वाली कक्षा है, नीचे वाली कक्षाओं में जाएगा तो ऊर्जा देगा लेगा, बस इतना लिख देना है, ऊर्जा देगा या लेगा। अगर ये भी नहीं आता तो वही लिख देना, परमाणु खोखला होता है, परमाणु ये होता है, परमाणु वो होता है, अपनी कक्षाओं में घूमता रहता है, इसमें नाभिक होती है, इस तरह से आपको लिख देना। अगर ये भी नहीं आता, वैसे सिंपल पॉइंट है, आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? यहाँ पे मैं 2-4 पॉइंट समझा के उसे कराने की कोशिश करूंगा, और जिस बच्चे से बिल्कुल नहीं आता तो उसे भी बाद में बताऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या लिख देंगे? एक ही बात रट बना लो, परमाणु खोखला होता है, परमाणु गोल होता है, इस तरह से होता है। तो पहले मैं समझा के कराने की कोशिश करूंगा, आपके समझ आ जाए, नहीं आता तो बस आप पूरे चैप्टर का एक ही आंसर बता दूंगा, उसे ही कर देना। अगर नहीं आता तो इस पूरे चैप्टर में परमाणु वाले में एक ही करना, जो मैंने शुरू में बता दिया, खोखला होता है, खाली होता है, नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये वो, बस। आप देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बड़ा अच्छा है, जिस बच्चे को थोड़े से पॉइंट समझ के करना है तो वैसे कर सकता है। पहली इस तरह से लाइन बना ले, इस तरह से लाइन बना लेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ आपको आता है, चाहे आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरह से लाइन बना दी। इस लाइन का नाम लाइमन, वार्मर, पाशन, ब्रिकेट, फंड होता है। इसे कक्षा तो आप समझ गए जिसमें वो घूमता है, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा। अब क्या होता है? ये किसी भी कक्षा से पहली वाली कक्षा में आएगा तो इसे लाइमन बोलेंगे, दूसरी वाली कक्षा में आएगा वार्मर बोलेंगे, तीसरी वाली कक्षा में आएगा ब्रिकेट बोलेंगे, चौथी में पाशन बोलेंगे, चौथी में ब्रिकेट, और पांचवी में फंड बोलेंगे। तो इस तरह से आपको लिख देना है। क्या? स्पेक्ट्रम में क्या लिखना है? ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपनी कक्षाओं से दूसरी कक्षाओं में जाते हैं, तो क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं या अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? उसे ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसको नहीं आता ना, बस वो इतना लिख दे कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरी कक्षाओं में आते जाते रहते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बन जाता है। इस तरह से लिख दे, बस ना चित्र बनाए ना कुछ बनाए, बस ये लिख दे कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बन जाता है, इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बाकी वायु की तरह बना के आप इसी तरह से लिखते रहेंगे। और परमाणु के कुछ पॉइंट आपको पता ही चल गए, खोखला होता है, खाली होता है, ये होता है, बना के आप लिख देंगे। एक चैप्टर समाप्त। अब आता है ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। आपको अभी मैंने बताया था कि आप इसी से आंसर निकालेंगे क्वेश्चन से। परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? तो आप बोल देंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? तो आप बोल देंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा उनको बोलते हैं जिसमें वो घूमते हैं। बस इसकी शर्त क्या है? शर्त आप लिख देंगे कि इसकी शर्त जो होती है NH/2π होती है। जिसको नहीं आता वो छोड़ दे से, बस ये लिख दे कि जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें उनकी स्थायी कक्षा कहते हैं। रेडबर्ग निर्देशांक का मान ये सिंपल सा है, आप इसे याद कर लें, 1.097 × 10⁹ सॉरी 9 नहीं, 1.097 × 10⁷। अब आते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रखना है आपको। क्या? वो है नाभिक। बस नाभिक नाम याद रखना है। ओनली क्या याद रखना पूरे चैप्टर में? नाभिक। और इसी नाभिक से आप बना के
लिख सकते हो, बस ओनली नाभिक पता होना चाहिए। और नाभिक अभी आपने देखा भी था, बीच में एक छोटा सा पार्ट था, उसे नाभिक बोल रहे थे। अब इसी से आंसर निकाल देंगे। देखो अपने सम का मतलब होता है समान, स्थानिक का मतलब होता है स्थान। तो आप बोल देंगे ऐसे नाभिक जिनका स्थान समान है समस्थानिक कहलाते हैं। और सम भारिक, सम का मतलब होता है समान, भारिक का मतलब होता है भार। नाभिक तो आपको याद ही रखना है, यहाँ पे बात नाभिक की चल रही है, बस नाभिक को बोल दो कि नाभिक ऐसा होता है, नाभिक वैसा होता है। जैसे यहाँ पे था, हमें पता है नाभिक की बात चल रही है, और नहीं यहाँ पे हमें नाभिक याद रखना है। तो उसने बोला समस्थानिक, तो आप सम का मतलब निकाल दिया मैंने, देखो समान, स्थानिक का मतलब स्थान, तो क्या बोल दोगे नाभिक जिनका स्थान समान है समस्थानिक होते हैं। समभारिक में क्या बोलते हैं, सम का मतलब समान, भारिक भारिक का मतलब भार, तो ऐसे नाभिक जिनका भार समान होता है समभारिक बोलते हैं। सम का मतलब समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। कुछ हमें याद नहीं कर रहे, हम तो इसे निकाल रहे हैं। तो क्या ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। खत्म। देखो ऐसे करके लिखना है इसको, बस इसको पॉइंट को देख लेना है, बाकी जैसे मैंने बोला कर देना। नाभिक का मतलब नाभिक, और द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान का मतलब होता है भार और क्षति का मतलब होता है कमी। तो आप क्या लिख देंगे, जब नाभिक के, देखो इससे निकाल रहे हैं, हम कुछ याद नहीं कर रहे, इससे निकाल रहे हैं। मीन्स नाभिक का मीन्स नाभिक, द्रव्यमान का मीन्स भार, क्षति का मीन्स कमी। तो हम क्या लिखेंगे कि सब कुछ नाभिक के बारे में चल रहा है, तो आप लिख देंगे नाभिक के भार में क्षति हो जाती है, कमी हो जाती है, इसे नाभिक द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से आंसर निकाल दिया हमने क्वेश्चन से। ठीक है, क्या नाभिक भार कमी, तो क्या लिख दोगे नाभिक के भार में कमी हो जाती है जिसे द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। आंसर तो यहीं से मिल गया। नेक्स्ट पे चलो। नाभिक के मतलब मैंने बोला नाभिक की बात चलने वाली है, बस नाभिक याद रखो। जो भी कहना है ना नाभिक को बोल दो कि नाभिक ऐसा है, नाभिक के भार समान है, नाभिक के द्रव्यमान में कमी है, नाभिक का स्थान समान है, नाभिक में न्यूट्रॉन समान है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो मैं याद नहीं करने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे निकाल रहे हैं। नाभिक के विखंडन, नाभिक का मीन्स नाभिक और विखंडन का मीन्स होता है टूटना। तो आप क्या लिख देंगे नाभिक टूट जाता है उसे नाभिक के विखंडन कहते हैं। सिंपल, आंसर क्वेश्चन से निकाल लें। अगला नाभिक की संलयन, नाभिक का मीन्स नाभिक और संलयन का मीन्स जुड़ना। तो क्या बोलेंगे जब नाभिक जुड़ जाते हैं तो नाभिक के संलयन कहते हैं। आंसर क्वेश्चन, यही तो है ट्रिक, आंसर क्वेश्चन से। अब आगे क्यूरी की परिभाषा, अभी हमने देख लिया ना कि नाभिक टूटता है, तो आप बोल देंगे कि नाभिक के टूटने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड में 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 होनी चाहिए, तो उसे क्यूरी बोल देते हैं। ये तो देख लिया ना नाभिक टूटता है, नाभिक विखंडन, नाभिक का मीन्स नाभिक, विखंडन का मीन्स टूटना। तो नाभिक यहाँ पे टूट रहा है, तो कितनी स्पीड से टूटे, तो आप लिख देंगे नाभिक के टूटने की गति कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड में 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो तो उसे क्यूरी कहते हैं। ऐसे निपटाना पेपर को आपको, आंसर उसमें से क्वेश्चन में से बना के। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा आपको बस एक चीज याद करनी है, यहाँ पे ये तो आप सिंपल जानते हैं कि हमारे पास जो, मैं तो परिपथ भी नहीं बोल दिया, मैं तो आपकी भाषा में बोल रहा हूँ तार। तार तो आप जानते हो ना, तारों में वायर में धारा चलती है, तो बस आपको ध्यान रखना है, परिपथ भी मत याद करो। तार तो याद कर सकते हो ना कि तार होता है ये, और तार में आपको पता है धारा चलती है, करंट चलती है, तो सबके घर चलती है लाइट। तो क्या लिखना है आपको, बस आपको लिख लेना है, और यहाँ पे आपको याद रखना है ई। क्या याद रखना है, ई। ई को चेंज कर दो, आई उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या लिखना है बस यहाँ पे, क्या ई का मान, एबीसीडी तो याद करते हो ना, आज ई याद कर लो, कौन सी दिक्कत आ रही है। एबीसीडी याद किए हैं तुमने पहले, आज याद करना है ई और आई। बस ई से क्या होगा, आई आ जाएगा, बात करता। तो क्या लिखेंगे हम, ई का मान, आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी ई क्या है, कहाँ है, कैसे, कुछ नहीं, बस ई। तो ई क्या, ई का मान बदलने से क्या होगा, जो धारा आई, धारा का मतलब होता है आई, धारा भी याद ना रहे तो आई तो लिख सकते हो ना, आप लिख दोगे ई का मान बदलने से जो आई उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। इतना तो लिख सकते हो, धारा भी याद ना रहे तो क्या, आप ये लिख दो सिंपल में कि ई का मान बदलने से जो आई उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। तो यहाँ पे लिख रखा है, याद ही नहीं करना, विस्थापन धारा कहते हैं। और अगर विस्थापन धारा का सूत्र याद करना चाहो तो कर सकते हो, जिस बच्चे को हो जाए, जिसको नहीं हो तो बस छोड़ देना। जिनको और नहीं आता तो क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे, तो क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि क्या होगा, तार से क्या होता है, तार से हम एक धारा उत्पन्न करते हैं जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर, तार में एक, अरे ये तो लिख ही सकते हो ना, बना के ऐसे फालतू में कोई आंसर ही नहीं है। तो
लेकिन आंसर करेक्ट है, दिक्कत भी नहीं है क्योंकि गलत थोड़ी बोल रहे हैं, बोल तो सही रहे हैं हम। बस ऐसे लिख देना, तार में हम एक धारा उत्पन्न करते हैं जिसे विस्थापन धारा कहते हैं, छुट्टी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सब, बस ऐसे कर लेना। अब देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए, एक एक नहीं दो दो कर लेना। देखो मैं इसे कराने से कोई फायदा भी नहीं है, फायदा इसलिए नहीं क्योंकि ये तो आप चीज याद कर सकते हो। ऐसे देखो जैसे एक्सरे है, एक्सरेज है तो आपको पता है एक्सरेज का उपयोग किस में करते हैं, एक्सरे करने में। और यहाँ पे परावैंगिक तरंगों का यूज ऐसे देख लेना, आवर्त का, सूक्ष्म का, ये तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, इसे तो कोई ट्रिक वाली बताने की बात ही नहीं है। फिर आगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे पूरे क्या है, पूरे चैप्टर का आंसर एक ही से हो जाएगा। आपको बस याद रखना है ई, वी एंड सी। धारा आई तो आपको पता ही है धारा। तो ई क्या होता है, ई होता है वैद्युत क्षेत्र, वी होता है चुंबक क्षेत्र, सी होता है तरंग के चलने की, तरंग की चाल। बस इतना याद रखना है। अगर आपको वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तरंग के चलने की दिशा भी याद ना रहे तो आप बस याद रख लो ई, वी, सी। क्या ये हो गया बैक, क्या रख लो, कम बैक। ये हो गया बैक, तो याद रख सकते हो ना, वी ई सी, वी सी मीन्स बैक। तो क्या होगा, बस क्या याद करना है आपको याद करना है क्या, आपको ये तो सिंपल पता है ना कि तार में क्या चलती है, तार में धारा चलती है, और धारा आप बदल भी सकते हो। आपके घर स्टेबलाइजर होता है तो क्या करते हो, धारा को आप स्टेबलाइजर से बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। वो वाली बात तो याद है ना, कम होती है तो धारा को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। वही बात यहाँ पे याद रखनी है कि धारा को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मतलब बदल देते हैं। बस इतना याद रखना है। क्या, जब तार में धारा बहुत तेजी से बदलती है तो इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलने लगती हैं। बस आप क्या स्टेबलाइजर से हल्के हल्के बदलते हो, लेकिन यहाँ पे धारा के मान में बहुत तेजी से बदल देना है। जैसे ही धारा के मान में बहुत तेजी से बदलोगे तो इससे तरंगें निकलेंगी, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। सिंपल में लिख देना आपको, बात खत्म। अब इसके आते हैं गुण क्या है, गुण क्या है, गुण आपको सिंपल में लिखा है मैंने बोला ना बैक याद रखना, बैक कम बैक। तो क्या है यहाँ पे क्या होगा, क्या पहला क्या है याद रखना है, ये कहीं भी चल सकती है। जैसे आपको चलने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, किसी की जरूरत नहीं होती, आप तो ये लिख सकते हैं ये कहीं भी चल सकती है, बात खत्म। और क्या लिख लेना है, मैंने बोला ना कम बैक याद रखना। बस क्या होता है, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें कम बैक होता है, मतलब इसमें ई वी होते हैं, ई और बी साफ साफ दिख रहा है, ई भी होते हैं। और क्या होता है, और इनकी चाल कितनी होती है, इनकी चाल सी होती है। मैंने नाम याद करने ही नहीं बोले, आप तो कम बैक याद रख लो, इनकी चाल सी होती है। और क्या होता है, ई वी सी 90 के कोण पर होते हैं। ये तो 90 कोण तो सब जानते हैं ना, 90 कोण, 60 कोण, 30 कोण, तो ये सब क्या होते हैं, ई वी सी 90 के कोण पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 मार्क आपको फ्री में देकर जाएगा। बस इतनी बात याद कर लेना, ईबीसी में याद करा दिया मैंने। देखो ये सिंपल आंसर, बड़ा सिंपल आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। बस आगे चलिए, ये क्या है, ये जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेना, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। चुंबकशीलता मतलब उसमें चुंबकीय गुण आप लिख देना। क्या चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता चुंबकीय गुण होता है, चुंबकशीलता कहते हैं। ऐसे बनाने की ट्रिक बता दो, सिंपल क्या बना सकते हैं, क्या चुंबकशीलता, तो आप बोल देंगे चुंबक में जो चुंबक में जो चुंबकीय गुण होते हैं चुंबकशीलता कहते हैं। बस चुंबकीय प्रवृत्ति, कि चुंबक में चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। बस चुंबक चुंबक लिख देना है बना बना के ऐसी। अब आगे देखो, अब देखो इसे हम बिना फालतू में बना देंगे आंसर को, कुछ भी याद नहीं करना। बस आपको पता है पहले से, आपको पता है क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये पता है ना आपको। बस इतना पता है, इतना पहले में याद कर लिया आपने। तो आपको क्या लिख देना है, देखो इसका आंसर कितने आसानी से निकालेंगे। चुंबकत्व का मतलब होता है चुंबक, चुंबक तो सबने देखी है ना, लोहा चिपकाते हैं उससे चुंबक। तो बस आपको याद रखना है चुंबक, चुंबक याद रखना है, ठीक है। और परमाणु, परमाणु आपको पता है मॉडल। तो आपको क्या पता है, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे बिना टेंशन के, आपको पहले ही पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो आपको ये लिखना है कि भाई परमाणु, अब देखो बनाने की ट्रिक कितनी अच्छी है, कुछ याद नहीं करना आपको, बस एक पॉइंट पता है कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बस इतना पता है।
आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि परमाणु होता है और परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक पे प्लस चार्ज होता है। वही कथा लिखनी है कि नाभिक पे प्लस चार्ज होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबकीय गुण आने से वो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, परमाणु मॉडल का चुंबकित बन जाता है। और ऐसे ही इस तरह से बना के लिख देना। हो गया आंसर। आप देखो, मैंने बोला ना चुंबकीय जहां आ जाए चुंबक समझ जाओ। चुंबक चुंबक चुंबक। अब आता है अनुचुंबकीय का मतलब होता है समान चुंबक। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या? प्रति का मतलब उल्टा चुंबक और लो चुंबकीय का मतलब होता है बहुत ज्यादा चुंबक। तो चुंबकीय क्षेत्र बस आपको याद रखना है क्या? चुंबक क्षेत्र। बस चुंबक क्षेत्र याद रखना है, पदार्थ। इतना 2 पॉइंट याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर तीनों का निकाल दोगे आप। ये क्या है? चुंबक क्षेत्र। जैसे आपका क्षेत्र होता है ना भाई, आप हो, आपके चारों तरफ जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है। इसी तरह से आपने ये चुंबक रख दिया, मैग्नेट रख दिया, चुंबक रख दिया, तो चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। इतनी सी बात याद रखनी, तीनों का आंसर निकल गया। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में इसमें चुंबकीय गुण आता है, इसे अनुचुंबकीय बोलते हैं। दूसरा क्या लिख दोगे कि जब हम इसमें चुंबक क्षेत्र में पदार्थ रखते हैं तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे उल्टी दिशा में चुंबक गुण आ जाता है, उसे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। देखो मैंने इसका अर्थ निकाल दिया। अनुचुंबकीय का मतलब समान चुंबक क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय का मतलब उल्टा। तो देखो जब आप चुंबक क्षेत्र में पदार्थ रख रहे हो तो इसमें चुंबक क्षेत्र की समान दिशा में आ गया तो क्या हो गया? अनुचुंबकीय। उल्टा आ गया तो क्या? प्रतिचुंबकीय। और चुंबक क्षेत्र की समान दिशा में बहुत ज्यादा गुण आ जाए चुंबकीय, तो उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय। बना बनाने की ट्रिक में हर बार बोल रहा हूँ। आप क्या लिखोगे? हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। बना बना के कैसे लिखोगे? हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हम एक पदार्थ को लेते हैं और हम पदार्थ को हम उस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, परमाणु में रहता है। पदार्थ में क्या होते हैं? पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और घूमने की वजह से जब हम उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर समान वाला तो समान दिशा में, विपरीत वाला तो विपरीत दिशा में। तो चुंबक क्षेत्र की समान दिशा में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और विपरीत में हो जाए तो विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। यही है लिखने की कला। एक पॉइंट पता है और लिख के इतना बड़ा आंसर आप लिख सकते हैं। आगे है चुंबकीय रेखाओं के गुण। देखो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम इसमें चुंबकीय रेखाओं के गुण। आपको पता है चुंबक है और चुंबक से रेखाएं निकल रही हैं तो वो होती हैं चुंबकीय रेखाएं। तो आप इसी तरह से बना के लिख दोगे। हमारे पास एक चुंबक होता है, चुंबक से रेखाएं निकलती हैं, उन्हें चुंबकीय रेखाएं कहते हैं चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। और चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय रेखाएं जो होती है सीधी होती हैं और वो सीधी जाती हैं उससे, और जहां तक चुंबकीय रेखाएं पहुंचती हैं चुंबकीय गुण होता है और इस चुंबकीय गुण के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी तरह से बना के लिख दो। क्या याद करना है इसमें? बस आपको याद रखना है चुंबक की रेखाएं। इसका मतलब क्या है? चुंबक की रेखाएं, जो चुंबक से रेखाएं निकल रही है, रेखाएं उनकी बात चल रही है। बस इतना याद रखना है चुंबक की रेखाएं। तो अब तो लिख दोगे ना कि चुंबक होता है, चुंबक से रेखाएं निकलती हैं, रेखाएं जो होती है उसके चारों तरफ फैल जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं तो जहां तक वो फैलती हैं तो वहां पर उसका क्षेत्र हो जाता है, उसे चुंबक का वो क्षेत्र होता है, उसे चुंबक का क्षेत्र कहते हैं। और उस चुंबक के क्षेत्र में अगर आप कोई पदार्थ रखोगे तो वो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ चिपकाएगा। आपको पता भी लोहे को चिपका लेती चुंबक। हो गया आंसर। और फिर उसके बाद आना अब आता है हमारा स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक। देखो कुछ नहीं करना, हमें कुछ याद तो करना नहीं है, इससे आंसर निकालना है। हमें क्या लिख देना? स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक का मतलब क्या होता है? ऐसे लिख देना आपको। हमारे पास चुंबक कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थायी चुंबक और एक होते हैं विद्युत चुंबक। और आगे लिखना है फिर स्थायी चुंबक हेडिंग डाल के, वह चुंबक जो स्थायी होते हैं, जिनका गुण चुंबकीय गुण स्थायी होता है, उन्हें स्थायी चुंबक कहते हैं। इसी तरह से लिख देना विद्युत चुंबक में। विद्युत चुंबक में क्या लिख देना? विद्युत चुंबक के वो चुंबक जो विद्युत के होते हैं वो विद्युत चुंबकीय कहलाते हैं। और फिर आगे वही लिखना है दोनों में। क्या होता है? ये चुंबक होते हैं और इनके चारों तरफ रेखाएं निकलती है, रेखाओं से इनका जो एक क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से बना के आगे लिख देना। और यहाँ पे क्या है? चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या लिख देना है? हेडिंग डाल के चुंबक की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक।
कि बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो इनकी तीव्रता को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक क्या होते हैं, इनकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, कुछ कारक इनकी तीव्रता को घटा देते हैं। इस तरह से आपको बना के लिखना, कुछ नहीं करना, बना के लिखना। देखो इसी से आंसर निकाल ले हम तो कुछ भी नहीं लिख रहे, या तो कुछ भी नहीं कर रहे, यही लिख रहे हैं। जैसे बायो में मैंने लिखने की ट्रिक बताई थी, ऐसे ही लिख के आना है, नंबर मिलेंगे एकदम। क्योंकि गलत तो कुछ नहीं लिख रहे, सही लिख रहे हैं। क्योंकि जो स्थायी चुंबक होते हैं स्थायी होते हैं, वो जो विद्युत चुंबक होते हैं विद्युत से ही होते हैं वो। फिर आता है हमारा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इस तरह से दो तरह से पूछ सकता है, बहुत इजी है। क्या करना है बस यहाँ पे आपको प्रकाश, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे धातु तो आप सब जानते हो ना, धातु हाई स्कूल में पढ़ा था। ये धातु की प्लेट ले ली, धातु की प्लेट भी याद नहीं, धातु तो याद रख सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम धातु पे प्रकाश डालते हैं और प्रकाश से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन से धारा बह जाती है। बस ये याद रखना है, प्रकाश से क्या, प्रकाश किस पर डालना है, धातु पे, और धातु पे प्रकाश डाल के हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकलने से बहेगी धारा। बस इतना याद रखना है। अब लिखना क्या है, अब यहाँ पे लिखना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है क्या, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो क्या, हम क्या करते हैं, हम प्रकाश को धातु की प्लेट पर, या धातु की प्लेट याद है धातु पर, हम प्रकाश को धातु पर डालते हैं। जब हम प्रकाश को धातु पर डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है, धारा बहने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे बोलते हैं। फिर पॉइंट नंबर 1 लिखना है कि जब हम धातु पे प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन से धारा बहने लगती है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट में लिखना है, आप खुद सोचो, प्रकाश ज्यादा डालोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, धारा ज्यादा बहेगी। प्रकाश कम डालोगे इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, धारा कम बहेगी। प्रकाश नहीं डालोगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, धारा नहीं बहेगी। तो दूसरा पॉइंट लिख देना है, जब प्रकाश हम अधिक डालते हैं, ज्यादा डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, धारा ज्यादा बहती है। तीसरे पॉइंट में लिख दोगे, जब हम क्या करते हैं, प्रकाश कम डालते हैं, इलेक्ट्रॉन कम निकलते हैं, धारा कम बहती है। और चौथे पॉइंट में लिख देना ऐसी बना के कि जब हम प्रकाश नहीं डालते हैं तो धारा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, धारा नहीं बहती है। हमने क्या याद करा, हमने कुछ भी याद नहीं करा, सिंपल वे में कर दिया इसका आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या किसे कहते हैं ये भी आ जाता है, वो पहले ही बता दिया मैंने। फिर आगे चले, हमने क्या किया था, हमने बस धातु पे प्रकाश डाला था और धातु से इलेक्ट्रॉन निकाले थे। इसी से देखो सब आंसर कैसे बना सकते हैं, धातु पे प्रकाश डाल लें, धातु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। अब क्या लिखेंगे, उसने पूछा है दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। हमें तो याद करने की आदत नहीं, हमें नहीं पता दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। बस आप दहली आवृत्ति डाल के हेडिंग लिख देना। और क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लिख देंगे कि धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवृत्ति चाहिए उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। सिंपल, हमें कुछ याद नहीं करना, आपको ये भी याद नहीं करना दहली आवृत्ति नाम क्या है, बस क्वेश्चन में से उतारने लिख देना। आगे क्या है, उसने बोला है दहली तरंग दैर्ध्य, तो फिर वो सेम ऐसे लिख दोगे, धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो तरंग दैर्ध्य चाहिए उसे दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब आता है कार्यफलन। कार्यफलन, अब आपको सोचो, जब आप कहीं भीड़ में खड़े हो, उसे क्रॉस करके आप निकलोगे तो कार्य करना पड़ेगा, आप थक जाओगे। इसी तरह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा तो इसे भी कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, इसी को कार्यफलन बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, जब इलेक्ट्रॉन धातु से निकलता है तो उसे कार्य करना पड़ता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। फिर आता है कार्यफलन की परिभाषा आपको हो गई, दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध। लिखना चाहो तो लिख लेना, और जो कमजोर है वो मत लिखना। ये हो गया, ये तीनों के आंसर देखो हमने बिना पढ़े निकाल दिए। ये होती है ट्रिक, जो बायो में लगाई थी यही लगा देना तो आपके नंबर लिखे आओगे। अब आता है पीएन संधि। अब देखो यहाँ पे समझो, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक समझ लो, एकदम समझ आ जाएगा। ये देखो, चालक का मतलब क्या होता है, चालक का मतलब होता है जिस पे चलते हैं। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क क्या हुई हमारे लिए, चालक हुई। यहाँ पे चलने की बात चल रही है धारा की, करंट की, तो जिस पे करंट चलेगा वो चालक, जिस पे कम चलेगा, जैसे हम अच्छी सड़क होगी तो तेज चलेंगे, वो चालक हुई। थोड़ी खराब सड़क होगी हम स्लो चलेंगे, वो अर्ध चालक हुई। अर्ध का मतलब आधी चालक हुई। और जिसमें हम नहीं चल सकते कांटों वाली सड़क पे, तो वो क्या हुई हमारे लिए अचालक। इसीलिए धारा की बात करें तो क्या होगा, चालक, अर्धचालक, अचालक। क्या लिखोगे, जिसमें धारा क्या होती है, जिसमें धारा तेज चलती है उसे क्या बोलते हैं, हम चालक बोलते हैं। जिसमें धारा क्या होती है, जिसमें धारा चालक से कम चलती है, कम स्पीड से चलती, कम गति से चलती है, उसे अर्धचालक बोलते हैं। और जिसमें धारा नहीं चलती है उसे अचालक बोलते हैं। ये जो पूछा था उन्होंने ऊर्जा बैंड के आधार पर,
चालक अर्धचालक, तो हेडिंग डाल देना ऊर्जा बेट के आधार पर चालक अर्धचालक में अंतर, और तीनों हेडिंग डाल के चालक अर्धचालक जैसे मैंने बोला लिख देना, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है अर्धचालक, वाही अर्धचालक, नेज अर्धचालक, तो क्या आपको तो कुछ याद ही नहीं करना है, यहाँ से आंसर निकलना है। वह अर्धचालक जिसमें नेज कारक होते हैं नेज अर्धचालक कहलाते हैं, और वाही अर्धचालक को क्या बोल देंगे आप, वाही अर्धचालक बोलते हैं। बस आंसर हो गया, बात खत्म। अब क्या है, चुंबकीय परमाणु मॉडल के आधार पर लोह चुंबक की व्याख्या। लोह चुंबक में सिखा चुका हूँ, जैसे आपको लिखना क्या है, रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है, हमारा एक परमाणु होता है, उसके अंदर छोटा नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण क्या होता है, उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। इसे क्या होते हैं, हम इस पदार्थ को लोह चुंबकीय बोलते हैं। बस ऐसे करके बना के लिखना है। लोह चुंबकीय पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फिर आता है डोमेन सिद्धांत के आधार पर लोह चुंबकीय की व्याख्या। बिल्कुल सेम यही लिखना है। क्या परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पहले सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने से अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़ दी है, डोमेन सिद्धांत। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमने से डोमेन बन जाता है, इसे डोमेन सिद्धांत कहते हैं। लोह चुंबकीय गुण आ जाते हैं। रिपीट करके जो पहले चैप्टर चल रहा है वही हम कर रहे हैं। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के परमाणुओं में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है आपको लिख देना है। क्या अनुचुंबकीय में क्या होता है, अनुचुंबकीय परमाणु प्रतिचुंबकीय परमाणु में ये अंतर होता है। अनुचुंबकीय में क्षेत्र के समान होते हैं, उसमें विपरीत होते हैं, पहले सिखा चुका हूँ। अब ये कर लेना है, ये धारामापी सिद्धांत कार्यविधि सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैं बोलता हूँ 2 पॉइंट उठाओ ट्रिक से लिख दो। अब आते हैं पीएन संधि पर। अब देखो अर्धचालक जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना, बस एक होता है पी फॉर पॉजिटिव आपके लिए, पी फॉर पॉजिटिव अर्धचालक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एन अर्धचालक, एन फॉर नेगेटिव अर्धचालक, बस इतना याद रखना है। आप पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पूछे तो बोल देना कि जो अर्धचालक हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, एक अर्धचालक पी टाइप के होते हैं, एक अर्धचालक एन टाइप के होते हैं। जो पी टाइप के गुणों को शो करते हैं वो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, जो एन टाइप के गुणों को शो करते हैं एन टाइप के अर्धचालक होते हैं। बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ, ऐसे बना के लिखना है, याद नहीं करना, पेपर में से पेपर बना के लिखना है और नंबर भी अच्छे आएंगे। अब देखो यहाँ पे अब आता है हमारा संधि डायोड। अर्धतरंग आ गया, इससे पहले ये सिखाता हूँ। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे पीएन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, और बना के कैसे लिखना वो सिखा रही हूँ। बस क्या करना है आपको, ये 2 डायग्राम बनाने हैं, 2 डायग्राम बनाने, आपको पता चल गया कि एक पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, एक एन टाइप के अर्धचालक होते हैं। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। आंसर कैसे लिखना, आंसर समझो। आंसर ऐसे लिखना है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास शुरू से स्टार्ट कर देना, आपको लॉन्ग अगर करना है तो इसे आंसर को, कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कई तरह के पदार्थ होते हैं, कुछ चालक होते हैं, कुछ अचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप के होते हैं अर्धचालक होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक होते हैं। जब क्या करते हैं हम पी टाइप के अर्धचालक, देखो दोनों को जोड़ा है ना हमने, पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक से जोड़ देते हैं, उसके बाद उसे बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित हो जाता है, हो जाता है। इस तरह से हम पी एन टाइप का अर्धचालक का बनाते हैं। ये हो गया। फिर उसमें लिखना अग्र अभिनत और उत्कीर्ण अभिनत। अग्र अभिनत का डायग्राम ये है, याद कैसे करोगे, पी और एन तो हो जाएगा, पॉजिटिव अर्धचालक नेगेटिव अर्धचालक, इससे याद कर लेना। अब यहाँ पे देखो क्या है, अग्र का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब क्या होता है। अब देखो क्या होता है, पहले हर किसी की सोच क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हो सकता है टाइम के हिसाब से नेगेटिव हो जाए। तो क्या करना है, अग्र में आगे मतलब पहले कौन सा लगाना है, पॉजिटिव, फिर लगाना है नेगेटिव। दूसरे में क्या कर देना है, उत्कीर्ण, इसका उल्टा कर देना है। दोनों चित्र बनाओगे, एग्जाम्पल को लगाओ तो बहुत ही टैलेंटेड हो, नंबर मिल जाएंगे। बस ये लिख देना है, इन्हें लगाते हैं, इस तरह से करते हैं, इनसे मैंने बताया, काम खत्म। अब आता है देखो अर्धतरंग दृष्टिकारी रूप से कार्यविधि समझाइए तथा, बस इसमें क्या कर देना है, यहाँ पे अर्धतरंग और इसमें ऐड कर देना है कि चालक होते हैं इस तरह से, जैसे पहले बताया वो लिख देना। और इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी प्रकृति अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करती है, और इस तरह से इनकी कार्य होती है, और ऐसे जोड़ के आगे ये लाइन और ऐड करनी है। दोनों का आंसर एक ही लिखना है, जो मैंने बता दिया। ये हो गया। अब हमारे शायद सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल के टोटल। आपको एक क्वेश्चन में जो बता देना है, ये तो क्या है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला था ऐसे आप बना के लिख देना, इसको पॉइंट देख लेना, प्रतिवर्ती धारा जनित्र, क्योंकि ये लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन, और सिंपल जैसे मैंने पॉइंट बोले 2-3 पॉइंट उठाओ और अपने भाषा में लैंग्वेज में बना के लिख दो। एक ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में मिलेगा आपको क्वेश्चन, और एक ट्रांसफार्म वाला करना है,
इतने क्वेश्चन करने और जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आंसर निकाल देने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट रिवीजन से ज्यादा मार्क लेके जाओगे। आज क्या हुआ, आज के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे 9 बजे वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप ही के काम में हम लगे हुए, तो कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए वीडियो लेट पहुंच पाई। लेकिन कोई नहीं, अपना इतना सिंपल ट्रिक है, 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे एकदम टॉप का करके आओगे। मेन चीज ये समझना आंसर निकाल कैसे रहे, आंसर निकालने की ट्रिक समझना, और कहाँ ज्यादा नहीं, बस 10-5 पॉइंट हमने लिए हैं जिनको याद करना, उसी के अकॉर्डिंग आप सबके आंसर निकालते हैं। कुछ में तो पॉइंट ही नहीं लिए, क्वेश्चन से ही आंसर निकाला है। अब इस ट्रिक को सीखें, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी टॉप करने वालों के लिए। टोटल के टोटल क्वेश्चन बताए जाएंगे, और क्या है, टोटल क्वेश्चन बताने के बाद क्या होगा, वहां आप करके जाएं, वहां से क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो बेस्ट ऑफ लक। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं।